हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक जो आज एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन पेपर पर। और जैसा कि आज जो है झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो चुका है और उसका जो आंसर की है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और 100% एक्यूरेट आंसर पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोग ने वहां लगाया होगा और कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है उसके अनुसार आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कितना मार्क आने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अपना अपना क्वेश्चन सेट जो है किसी का अलग अलग भी हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन सेट है वो क्वेश्चन सेट ए है, किसी का बी सी डी हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन जो है आगे पीछे हो सकता है। जैसा कि सेट ए में फिजिक्स जो है वह एक नंबर से स्टार्ट हुआ है, पहला नंबर से स्टार्ट हुआ है। तो उसके अनुसार आप लोग देख लीजिएगा फिजिक्स आपका कहाँ है उसके अनुसार। तो पहले हम लोग फिजिक्स का बात करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन था, हिंदी से ही पढ़ते हैं। आप लोग इंग्लिश देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी से पढ़ देता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है अधिकतर होते हैं इसमें। और तो इंग्लिश अगर पढ़ेंगे समझ में नहीं आए तो इंग्लिश यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो आप लोग मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि बाह्य अंतरिक्ष में आकाश अंधकार युक्त क्यों दिखाई देगी। अंधकार युक्त दिखाई मतलब हम लोग जैसा भी बोलते हैं कि काला क्यों दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जो है काला दिखाई देता है, तो काला क्यों दिखाई देता है इसलिए ये क्वेश्चन पूछा है। तो सीधी सी बात है कि वहां पर जो है वायुमंडल नहीं होता है, इसी कारण से वह प्रकाश का प्रतिबिंब नहीं हो पाता है। इसी कारण से वह आकाश जो है काला दिखाई देता है, डार्क दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो जो ऑप्शन सी लगाए होंगे उसका सही होगा। ठीक है, चलिए। और पृथ्वी जो है पृथ्वी से नीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, खतरे का जो निशान है वह लाल बत्ती है। लाल रंग का या लाल बत्तियां क्यों प्रयोग में लाई जाती है। तो लाल रंग का जो प्रतिबिंब होता है सबसे अधिक नहीं होता है, मतलब प्रतिबिंब सबसे कम होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वह सबसे कम होता है लाल रंग का। ठीक है, धुआं धूल में और दूर से वो दिखाई नहीं देता क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वह ज्यादा आता है। तो इसका भी आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो जो ऑप्शन सी लगाएंगे वो सही होगा। देखिए एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या गणना करने के लिए पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत किसी को कंफ्यूजन में होता है कि ये कूलम पूछा गया है कि कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6.5 इंटू 10⁻18। और अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना कूलम पूछा जाता है तो इसका आंसर ये होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो जो ऑप्शन ए लगाए होंगे वो गलत होगा, जो ऑप्शन डी लगाए होंगे वह गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो ऑप्शन ए लगाए होंगे उसका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का करंट 10 मिनट में 0.5 एम्पियर जो है विद्युत धारा खींचती है। तो परिपथ में बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा निकालने के लिए पूछा है। ठीक है, तो चार्ज निकालने के लिए पूछा है। तो हम लोग जानते हैं जो आई इक्वल टू होता है Q बाय T होता है। ठीक है, हम लोग के पास यहाँ देखिए T दिया हुआ है और I दिया हुआ है। तो इसका मतलब अगर इसको इधर ले जाए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स Q इक्वल टू I इंटू T। तो I दिया हुआ 0.5, I दिया है 0.5 इंटू और T दिया है 10 मिनट। तो 10 इंटू मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 हटाएंगे तो यहाँ 10 में 10 130 हो जाएगा, मतलब 300 कूलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन डी है उसका सही हो जाएगा। जो जो ऑप्शन डी लगाएंगे उसका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 कूलम आवेश को 2 कूलम के एक आवेश को 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक के बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए ये दिया हुआ है, हम लोग के पास तो सबसे पहले भी निकाल लेंगे। भी इक्वल टू 128 हो जाएगा और माइनस 118 हो जाएगा, तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और Q इक्वल टू क्या दिया है 2 कूलम दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि V इक्वल टू होता है W बाय Q। ठीक है, W बाय Q। तो इसमें पूछा कि कितना कार्य करना पड़ेगा, वर्क निकालना है। तो वर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा V इंटू Q। तो दोनों को क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10 इंटू 2। ये W इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q। ठीक है, तो 10 इंटू 2 हो जाएगा 20 15।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 जूल। जो जो ऑप्शन ए लगाएंगे उसका सबका सही हुआ होगा। ठीक है, चलिए पूछा कि तितली के आकार को नियंत्रित करने वाले गहरे मांसपेशीय डायफ्राम को क्या कहते हैं? तो डायफ्राम को हम लोग आयरिस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आंख के लेंस की इसकी फोकस लंबाई को समायोजित करने की क्षमता उसको अनुकूलन कहते हैं, जिसको एकोमोडेशन हम लोग कहते हैं अनुकूलन। जो अनुकूलन लगाएंगे वह सही है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन देखिए, और एक क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तल लेंस आंसर हो जाएगा, कन्वर्स लेंस आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह नेत्र दोष जो आमतौर पर वृद्धावस्था में होता है, मतलब बुढ़ावस्था में होता है और धीरे धीरे धुंधला हो जाता है, लेंस जो उसका धीरे धीरे धुंधला हो जाता है, उसको हम लोग प्रेस बायोपिया बोलते हैं, जिसको जरा दृष्टि बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण को क्या कहलाता है? देखिए, एक प्रिज्म है, ये आपतित किरण होता है और आपतित किरण को जाना चाहिए था इधर, बट ये इधर हो जाता है, तो इसको निर्गत किरण बोलते हैं, इसको आपतित किरण। ये दोनों के बीच का जो एंगल होता है वह विचलन कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विचलन, मतलब कितना विचलित हो रहा है, तो इसका विचलन कोण हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, इसका एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी लगाएंगे सबका सही होगा। 220 वोल्ट का जनित्र से विद्युत बल्ब को जोड़ा गया है और विद्युत जो इतना एम्पियर बल्ब की शक्ति निकालने में रहा है, तो P इक्वल टू क्या होता है? शक्ति इक्वल टू पावर इक्वल टू V इंटू आई होता है। ठीक है, वी आई। तो V दिया है 220 वोल्ट और ये दिया है हम लोग के पास 0.5। 0.5 इसको पहले हटाएंगे तो 0 लगा देंगे और ये 2 से काट देंगे तो ये 110 हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? 110 वाट 110 वाट हो जाएगा। जो ऑप्शन बी है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लेंस की प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण के साथ क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, जब एक लेंस होता है और लेंस के प्रकाशीय केंद्र ये होता है, तो प्रकाशीय केंद्र से कोई अगर पास होता है तो वो क्या होता है? बिना विचलन किए हुए वो सीधे पार हो जाती है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बिना विचलन किए हुए वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाशित केंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक विद्युत बल्ब का धरातल 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसमें 110 वोल्ट चलाया जाता है तो खपत वाले शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका खपत वाले शक्ति ज्ञात कीजिए। जब 220 वोल्ट है तो 110 वाट हो रहा है, जब 110 होगा तो वह 50 वाट होगा। कैसे होगा देख लेते हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले P इक्वल टू V इंटू आई होता है। ठीक है, अब पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है? ये V दिया हुआ है और ये P दिया है, तो हम लोग आई निकालेंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? P बाय V हो जाएगा। तो P का वैल्यू कितना दिया? 100 बाय ये 200। क्लियर है, ये आई आ गया। अब हम लोग का नया जो है बराबर, अगर V इक्वल टू हम लोग 110 लेंगे तो बताइए P कितना होगा? तो P इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा? V आई। तो V हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 100 बटे 220। इसको काटेंगे तो कट जाएगा ये 2 से और ये 5 से कट जाएगा। इसका मतलब 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चुंबक के चारों ओर क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल लगता है उसको हम चुंबक के क्षेत्र कहते हैं। सिंपल एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार था कि एक विद्युत वाहक प्रणालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न चुंबक के क्षेत्र के समान होता है? तो ये एक बार चुंबक के समान होता है। ये भी एक आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन। एक समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? तो वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, जो ऑप्शन सी मारेंगे उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर भट्टी में बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग होता है। जानते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग जो है सौर भट्टी में किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए इसको किया जाता है, मतलब इकट्ठा करने के लिए किया जाता है एनर्जी को। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन सी मारे होंगे उसका सही आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण सामान्य रूप से किस तरह के प्रयोग में लाए जाते हैं? तो समतल दर्पण का जो उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है वह वाहनों के पिछले दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक है, जिसको पश्च दृश्य भी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है
ठीक है। इस अवतल दर्पण के समक्ष वस्तु को कहाँ रखना चाहिए ताकि वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान प्रतिबिंब हो। सिंपल सी बात है, मेरा फोकस दूरी अगर दर्पण है, कोई भी एक अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण मान लेते हैं, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर, ये फोकस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 के बाद ये हो जाएगा 20, जो हम लोग क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मतलब वक्रता केंद्र पर अगर जितना रखेंगे उतना ही दूरी पर उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा और बराबर बनेगा। तो इसका मतलब ये 10 है, इसका डबल होता है ये, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, तो इसका मतलब 20 सेंटीमीटर दूरी पर हम लोगों को रखना पड़ेगा। जो ऑप्शन बी है, ए है 20 सेंटीमीटर, जो बी मारे 20 सेंटीमीटर मारे होंगे वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रकाश वायु से कांच में गुजरती है तो उसका 1.5 अपवर्तनांक के साथ प्रवेश करता है, गुजरात में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। तो इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखिए कि कांच में जो प्रकाश की चाल होता है 2 × 10⁸ होता है, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो डायरेक्ट हम लोग डी मार सकते हैं। और इसको सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है कि जो अपवर्तनांक होता है न्यू इक्वल टू सी बाई भी होता है, तो हम लोग को भी निकालने के लिए मिला है, तो भी इक्वल टू सी बाई न्यू हो जाएगा। तो सी का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ दिया है और न्यू का वैल्यू 1.5 दिया है। फोन हटाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा और 2 बार में कट जाएगा, तो 2 × 10⁸ जाएगा जो आंसर। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि जो पानी में जो प्रकाश की चाल होती है वह 2 होता है। ठीक है, ये याद रखना है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। इस यंत्र का नाम बताइए जिसका प्रयोग प्रतिरोध को बदलने के लिए किया जाता है। प्रतिरोध को बदलने के लिए किया जाता है, तो इसका जो है धारा नियंत्रक, जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं, उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। जो ऑप्शन बी हमारे होंगे उसका करेक्ट आंसर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो सब जानते हैं कि चालक का लंबाई पर निर्भर करता है, काट पर, क्षेत्रफल में निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है और टेम्परेचर में निर्भर करता है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इसका सारा आंसर हो जाएगा, 3 दिया हुआ है। चलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, मिला लीजिए, डी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विद्युत हीटर के सिरों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। जब यह स्रोत 40 एम्पियर की एक विद्युत खींचता है तो 120 वोल्ट तक बढ़ाया जाता है, तो इसका हीटर का विद्युत कितना खींचेगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, देखिए बना करके कैसे हो जाएगा। जब विभवांतर है भी दिया हुआ है आपके पास 60 वोल्ट, ठीक है, और आई दिया हुआ है कितना, आई कितना दिया हुआ है इसमें 4 एम्पियर। तो इसमें हम लोग सबसे पहले P निकाल लेते हैं। P इक्वल टू V इंटू आई, तो कितना हो जाएगा 6 × 24 240, ठीक है, ये वाट हो जाएगा। अब हम लोग के पास 240 वाट है और ये क्या दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, ठीक है। तो और आई निकालना है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू भी आई होता है, P इक्वल टू भी आई, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई भी हो जाएगा। तो P बाई जब भी होगा तो ये 240 P का वैल्यू और 120 हो जाएगा आपका भी का वैल्यू। इसको जब कट करेंगे तो 12 दूनी 24, ठीक है, ये 12 दूनी क्या हो जाएगा 24, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। इसका क्या हो जाएगा 2 एम्पियर, इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी जो हमारे होंगे उसका सही हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए पदार्थ के तार की लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, उसका प्रतिरोध 4 ओम है। उसी पदार्थ के दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा जब लंबाई आधा कर दिया जाए, L/2 कर दिया जाए और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो डबल कर दिया जाए? तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी। कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले R इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है रो L/A, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम, रेजिस्टेंस कितना दिया है 4 ओम, इसका वैल्यू कितना है 4 ओम दिया है। देखिए L दिया है लेंथ और A भी दिया है, ठीक है। अब देखिए सेकंड में क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस क्या होगा जब L जो है L/2 हो जाएगा, तो रो तो इतना ही होगा, और L के जगह में L/2 और A के जगह में क्या हो जाएगा 2A। तो दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा 1/4 और ये रो L/A
ए हो जाएगा। तो रो एल बाई ए का जो वैल्यू है वह 4 ओम है, तो इसके जगह हम 4 हम लोग अगर बैठाएंगे, ठीक है, तो 1/4 इंटू 4, तो 4 कट जाएगा तो क्या आएगा, 8 ओम आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 8 ओम हो जाएगा। जो ऑप्शन डी मांगे होंगे वह उसका सही हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 वोल्ट की एक बैटरी में 0.2 ओम, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 ओम क्रमशः प्रतिरोध को 7 श्रृंखला में जोड़ा जाता है। ठीक है, श्रृंखला मतलब सीरीज में जोड़ा गया है, और इसका 12 प्रतिरोध में कितनी विद्युत प्रवाहित होगी। तो हम लोग जानते हैं कि जब सीरीज में जोड़ा जाता है इस तरह से, तो करंट जो होता है सब में इक्वल इक्वल जाता है। ठीक है, तो करंट इक्वल होता है, किसी का भी पूछे, अगर 12 ओम का पूछे, 0.2 का पूछे, तो हमारा सब का क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो जब सीरीज में अब जोड़ा गया है तो आर का जो वैल्यू हो जाएगा सबको ऐड कर देंगे, 2, 3, 5, 5.9, 9 और 5, 14, तो 1.4 हो गया, 12 का तो हो जाएगा 13.4 हो जाएगा ओम। ठीक है, और V इक्वल तो हम लोग के पास 9 वोल्ट है, तो हम लोग के पास I निकालना है। तो I क्या हो जाएगा, होता है V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाय आर हो जाएगा, V बाय आर हो जाएगा। ठीक है, I इक्वल टू V बाय आर हो जाएगा, और V इक्वल टू दिया हुआ 9, और अभी जो हम लोग इसको ऐड किए तो कितना आया, 13.4। जब इस पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0, जब दोनों को डिवाइड देंगे तो ये जो है वह ऑप्शन नंबर ए आएगा, 0.67 इस तरह से समथिंग आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जिसका जिसका है उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में जीवित तार को हम लोग बोलते हैं लाइव वायर। ठीक है, और उदासीन तार जिसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं, तो दोनों के बीच विभवांतर क्या होता है। तो ठीक है, दोनों हमेशा जब भी वायर लगा रहता है, 220 वोल्ट है तो 220 रहता है, ये 220 लाइन हम लोग का मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक लघु परिपथ, मतलब जब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, उस दौरान विद्युत के साथ क्या होता है, तो विद्युत जो तेजी से घटता है, शून्य हो जाता है या तेजी से बढ़ता है। कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है, लाइव वायर और क्या होता है, न्यूट्रल वायर सट जाता है, तब क्या होता है, विद्युत जो है अधिक तेजी से बढ़ने लगता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो ऑप्शन सी मारे होंगे, इंक्रीज होता है करंट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा शॉर्ट सर्किट के कारण। देखिए पृथ्वी तार जिसको हम लोग अर्थ वायर बोलते हैं, प्रयुक्त होने वाले प्लास्टिक आवरण जो उसका कवर लगाया जाता है, इंसुलेटर लगाया जाता है, वह कवर लगाया तो किस कलर का होता है। तो देखिए लाइट वायर में जो होता है वह लाल होता है, लाइट वायर में। ठीक है, और अर्थ वायर में जो होता है वह ग्रीन होता है, और ब्लैक वायर में जो होता है न्यूट्रल होता है। यहाँ अर्थ वायर पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन, और ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन ए माने हुए उसका सबका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गीजर और वायु शीतलकों जैसे उच्च शक्ति धरातल वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाले परिपथ की विद्युत धरातल क्या होती है। तो जो विद्युत धारा होता है, करंट होता है सर्किट में, वो आजकल के जो लगाया जाता है गीजर और जो कूलर होता है उसमें जो है 15 एम्पियर का लगाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जो ऑप्शन डी मारे होंगे उसका करेक्ट आंसर है। चलिए, एक परिपथ में 5 एम्पियर का फ्यूज है, या फ्यूज लगा हुआ है यहाँ, और 100 वाट और 220 वोल्ट के बल्बों में अधिकतम संख्या क्या है जो परिपथ को सुरक्षित रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है, मतलब टूटे नहीं, फूटे नहीं। ठीक है, तो देखिए 220 वोल्ट है, V इक्वल टू दिया है, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, आंसर होगा 12। तो 12 कैसे आएगा, V इक्वल टू 220 वोल्ट है, और P इक्वल टू 100 है, 100 वाट का बल्ब है, मेरा कितना लगाया जाएगा, और एम्पियर I इक्वल टू कितना दिया है, 5 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका P निकाल लेंगे कि कितना ये पावर ले सकता है। तो इसको जब पावर करेंगे तो V इंटू आई हो जाएगा, तो V इंटू आई तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 0, 5 दूनी 10 के 0, और 5 दूनी 10 में 11, 1100 ये हो जाएगा वाट। अब 1200 वाट है तो 1200 वाले नंबर ऑफ संख्या निकालना है, तो 100 वाट का कितना बल्ब लगाएंगे, ये ग्रुप कट जाएगा। तो टोटल हम लोग 12 जो है बल्ब लगा सकते हैं, या सुरक्षित परिपथ में हम लोग बल्ब यूज कर सकते हैं 12 को 100 वाट का, तो परिपथ में कुछ नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
4 सेंटीमीटर के आकार की वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस वाले एक अवतल दर्पण के सामने रखा गया। ये अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर, ये हो गया 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, और ये 30 सेंटीमीटर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ 30 और यहाँ ये 15, तो मेरा 25 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। तो 25 तो यहाँ लगभग 25 में होगा, रखा जाता है। तो एक तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, मतलब शार्प इमेज प्राप्त करने के लिए कितना दूर पर, दर्पण से कितनी दूर पर पटल रखना चाहिए, जो है मिरर शुड बी स्क्रीन इन प्लेस द ऑप्टन शार्प, कितना दूर पर रखेंगे कि हमारा शार्प इमेज बनेगा, जिसको नाप सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा कंफ्यूजन में है, क्योंकि इसका जो आंसर जो है वह ये भी हो सकता है, और आपका ये भी हो सकता है, ठीक है, और ये भी हो सकता है। इस कारण से जो है इसका आंसर जो अभी कंफर्म नहीं है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अभी डाउट में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए स्नेल्स लॉ से क्वेश्चन पूछा गया। तो स्नेल्स लॉ में क्या होता है कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू होता है, मतलब ये कांस्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर में कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, जो ऑप्शन बी जिसका है उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस का वास्तविक उल्टी और वस्तु के आकार का समान प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा लेंस है, उत्तल लेंस, और इक्वल, तो ये हो गया हम लोग का एफ, और इधर हो जाएगा 2f। तो इधर भी होता है f, और इधर यहाँ 2f। तो यहाँ 1 1 दे देते हैं, इधर 2 2 दे देते हैं। तो इक्वल प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या होता है, यहाँ 2f1 पर रखते हैं, तब 2f2 पर बनता है, बराबर बनता है, ठीक है। तो 2f1, तो यहाँ 2f1 है नहीं, यहाँ 2f दिया होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन। तो ऑप्शन जो सी मारे होंगे उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, इक्वल। अब क्या पूछा है कि निम्नलिखित समीकरण में से लेंस के लिए आवर्धन मैग्निफिकेशन इसको बोलते हैं। हाइट ऑफ द इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और क्या बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, तो वही रिलेशन है जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। m इक्वल टू h बाई h इक्वल टू v बाई u, और अगर मिरर में पूछा जाता है तो यहाँ पर हम लोग माइनस लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोकस लंबाई 10 सेंटीमीटर है और एक उत्तल लेंस की मुख्य दूरी 2 सेंटीमीटर की वस्तु को रखा जाता है। तो लेंस से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखा जाए तो एफ जो दिया हुआ है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस ये है, तो उत्तल लेंस में जो फोकस होता है राइट साइड में होता है। तो एफ इक्वल तो हम लोग के पास +10 है, ठीक है, एफ। उसके बाद लंबाई दूरी, ये इसको लिखने का जरूरत नहीं है, और हम लोग के पास यू दिया हुआ है, वस्तु का दूरी 15 सेंटीमीटर, तो वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है, और भी निकालने के लिए हो रहा है। तो सिंस 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, ये कौन सा फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला। तो भी निकालना, यू को भले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 1 बाई भी इक्वल टू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू हो जाएगा। अब 1 बाई एफ के जगह में क्या लिख सकते हैं 10, और माइनस 1 बाई यू के जगह में क्या लिख सकते हैं 50। जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30, 10 या 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30। देखिए 1/30 आ रहा है, वो भी प्लस में, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो भी इक्वल टू 30 आएगा, वो भी प्लस में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, +30 सेंटीमीटर, जिसका ऑप्शन डी है उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, +30 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, अपवर्तनांक दिया है 1.4, 1.46, 1.33, केरोसिन, टर्पलिन और जल का। तो किस पदार्थ में प्रकाश का चार्ज जो तेजी से बढ़ेगा। हम लोग जानते हैं जो वाटर है जिसका अपवर्तनांक कम होता है, उसका प्रकाश की चाल क्या होता है, वो अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाटर, जल। इसका अपवर्तनांक सबसे कम है, तो इसका जो प्रकाश का जो चाल होगा वो सबसे अधिक होगा। सी जो मारे हैं उसका सही आंसर होगा, ठीक है। एक ये तरीका है, और एक तरीका है याद करने का, यह अपवर्तनांक जो बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू सी बाई भी होता है। तो सी हो गया हम लोग का स्पीड ऑफ लाइट भी होता है, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, इसको उठा के ले जाएंगे, इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो उसके अनुसार हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रिज्म से वही क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का प्रकाश सबसे कम उड़ता है? तो सबसे कम उड़ता है, कंफ्यूजन नहीं होना है, जब एक प्रिज्म रहता है, ठीक है, तो ये होता है इधर और इधर, तो ये रेड होता है और ये वॉयलेट होता है। तो रेड जो है सबसे कम उड़ रहा है और वॉयलेट सबसे ज्यादा उड़ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। जो जो ऑप्शन डी मारे होंगे उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। रेड वो कम उड़ता है, सबसे ज्यादा जो है डेली उड़ता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब तारे क्यों टिमटिमाते हैं आकाश में? तो अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है तारे टिमटिमाना। चलिए, तारे का टिमटिमाना एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पूर्व वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य दिखने लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 मिनट। 2 मिनट पहले दिखने लगता है और डूबने के बाद भी 2 मिनट तक वह दिखाई देता है। ये भी आंसर एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया था और इस बार भी पूछा गया है। चलिए, इसका क्या हो जाएगा कि कणीय कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को परिघटना से क्या उत्पन्न होता है? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट द कोलाइडल पार्टिकल गिव राइज, इसको हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन है फोकस लंबाई 20 सेंटीमीटर अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस हम लोग का ये हो जाता है। तो अवतल लेंस का फोकस क्या होता है यहाँ पर? तो एफ इक्वल टू हम लोग के पास हो जाएगा -20। क्लियर है? आप 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है, यहाँ ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो यू इक्वल टू भी माइनस हो जाएगा 50, ठीक है। तो प्रतिबिंब की दूरी भी निकालना है, तो भी इक्वल टू क्या होगा? तो भी हम लोग का लेफ्ट साइड में ही बनता है, तो याद रखिए ये माइनस में होगा, या ये तो होगा नहीं, 2 ऑप्शन कट गया, ये दोनों में से एक आंसर हो सकता है। तो निकालते हैं क्या होगा। तो लेंस फार्मूला क्या है? तो 1/v इक्वल टू ये 1/f, हम लोग माइनस को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये तो देखिए इस फार्मूला से 2 क्वेश्चन, इससे पहले भी क्वेश्चन बनाए हम लोग। और फोकस लेंथ क्या है? फोकल ये भी है माइनस, और ये हम लोग का माइनस हो जाएगा 1/50। तो अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 100 20 2500 माइनस हो जाएगा, और फिर ये माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/100, तो उल्टा करेंगे तो 100/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100/7, वो भी माइनस में। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा पूरी कटेगा नहीं, इसका मतलब ऑप्शन डी होगा। 7×7 7 14 28 और लगभग 3 आएगा, वही लगभग ले आएगा माइनस में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जो जो ऑप्शन बी लगाए होंगे उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सबसे छोटी फोकस लंबाई वाला लेंस में क्या होता है? तो इसमें अधिक पावर होता है, मोर पावर होता है, याद रखना है, ठीक है। ये ऑप्शन बी जो जो मारे होंगे उसका सही आंसर होगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। एक डायोप्टर लेंस की शक्ति क्या शक्ति है, तो इसकी फोकस क्या होगा? तो P इक्वल टू 1/f होता है, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/p, और ये 1/1 हो जाएगा, तो 1 मीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो जो 1 मीटर मारे होंगे उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 1 मीटर। अब इसी से रिलेटेड है 2 मीटर का एक अवतल लेंस की फोकस दूरी निकालना है। तो अवतल लेंस का जो f होता है वो माइनस में होता है, तो -2 दिया हुआ है मीटर में, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो P इक्वल टू 1/f, तो ये 1/-2, तो हो जाएगा 0.5, वो भी माइनस में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो जो ऑप्शन ए मारे होंगे उसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 4 डायोप्टर और 10 डायोप्टर शक्ति वाले अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं, तो उसकी शक्ति क्या होगा? तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये 4 हो गया और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा -6 है डायोप्टर, जो ऑप्शन बी में दिया है। जो ऑप्शन बी लगाएंगे उसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। एक विद्युत मोटर 220 वोल्ट की लाइन से 5 एम्पियर क्या करता है? 5 एम्पियर धारा लेता है, ठीक है। 2 घंटे बाद विद्युत मोटर में ऊर्जा कितना स्टार्ट होगा? ऊर्जा का गणना करना है, ठीक है ना, तो एनर्जी निकालना है। तो H इक्वल टू VI T होता है, ठीक है ना। V कितना दिया है? 220 वोल्ट गुना 5, और टाइम कितना दिया? 2 घंटा। घंटा को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे
जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 792 इंटू 10⁴, ठीक है जूल। तो ये आएगा। तो जब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 7.92 इंटू 10⁴ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है, तो ऑप्शन बी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन बी लगाएंगे उसका सबका सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 वोल्ट के एक विभवांतर के माध्यम से 1 घंटे में 96000 कूलम आवेश स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, ऊष्मा निकालना है। तो H इक्वल टू V I और T होगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है हम लोग के पास। तो Q दिया हुआ है, हम लोग के पास क्या दिया है, Q दिया हुआ। और Q इक्वल टू क्या होता है हम लोग का I इंटू T, ठीक है। तो देखिए I इंटू T की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग के पास I इंटू Q इक्वल टू यहाँ T दिया हुआ उसको लिख सकते हैं। चलिए तो अब 1 घंटा में निकालना है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 50 गुना 96000। अब इसको हम लोग जब 954, अब ये 1 घंटा का बाद इसको फिर से निकालना है। क्या क्या दिया है देख लेते हैं। ये दिया है V और ये दिया है I, T दिया है। V इक्वल टू, ये V इक्वल टू क्या दिया हुआ है 50 वोल्ट और T दिया है 1 आवर 1 घंटा। 1 घंटा में हो जाएगा 60 गुना 60 सेकेंड, ठीक है। और Q दिया हुआ है, Q कितना दिया है मेरे पास Q है 96000 कूलम। तो अगर बोलेंगे I निकालिए तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू Q बाय T। तो Q कितना दिया है 96000 बाय T कितना दिया है 6 इंटू 6, 1 0 0 कट जाएगा, 1 0 0 कट जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको काटेंगे तो 6 बार में काट दीजिए। 6 कम 6, 7 और 6 36, 160/6। तो 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 8 16, 80/3 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है 80/3 आ रहा है I का वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं H इक्वल टू V I और T। तो हो जाएगा V का वैल्यू 50, ये हो गया 80/3 और ये हो जाएगा 60 इंटू 60। तो जब काटेंगे 3 दूने 6। अब इसको देखते हैं 6 5 कितना हो रहा है 30 और 8 गुने कितना हो रहा है 16। 30 और 16 को गुना करेंगे तो 16 पे कितना हो रहा है 48। और ये देखो 1 0 2 3 और 1 4 0 और इधर 1 0 ना 30 में 5 0। 48 इंटू 10⁻, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 4.8 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरह से इसको बना सकते हैं। इसको और भी अच्छी तरह से हम सॉल्व करा देंगे अगर बोलिएगा तो, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिरोध 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24 ओम की 4 कुंडलियों को संयोजित कर प्राप्त किया जाने वाला उच्चतम, कभी भी उच्चतम पूछा जाए तो उसको सीरीज में जोड़ देंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो 24 + 12 + 8 + 4, 8 4 12 12 24 और 24 48 हो जाएगा। अगर यही पास हो जाए, न्यूनतम पूछा जाता है तो 500 क्रम में जोड़ते हैं, जो 1/r = 1/r1 r2 करके फार्मूला था उसमें। इसमें अधिकतम पूछा है तो आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट सबको ऐड कर देना है, बस आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन बी मारे होंगे उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या पूछा है कि समांतर क्रम में जोड़ा गया है दोनों को, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो 1/r = 1/3 हो जाएगा प्लस 1/6 हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 3 2 = 6, 2 + 1 इसका मतलब 3/6, 3 से काटो तो 2 हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे 2, इसका 2 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। और ये फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक 4 ओम प्रतिरोध को प्रति सेकंड 100 जूल की ऊष्मा उत्पादित हो रही है, तो प्रतिरोध में विभवांतर क्या होगा। तो विभवांतर क्या होगा देख लेते हैं। तो सिंपल हम लोग का क्या दिया, प्रति सेकंड 1 सेकंड में इतना जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, तो क्या निकालना। तो I इक्वल टू दिया होगा हम लोग के पास 4
ओम। ठीक है, टी इक्वल टू क्या दिया है हम लोग के पास, 1 सेकेंड, और जूल दिया है, एच दिया है 100 जूल, और भी निकालना है। ठीक है, तो क्या होता है, एच इक्वल टू भी आई और टी। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ देखिए, हमें तो भी निकालना है, आई भी दिया हुआ है, टी भी दिया है, एच भी दिया है। तो आई हम लोग के पास नहीं है, ये ओन आर दिया हुआ है। ठीक है, तो आर इक्वल टू दिया हुआ है, तो हम लोग के पास आई नहीं दिया, तो आई इक्वल टू क्या होता है, भी इक्वल टू आई होता है फॉर्मूला में, ओम का नियम में। तो आई इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, भी बाय आर लिख सकते हैं। तो इस आई को जो हम लोग भी बाय आर लिखेंगे, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ठीक है, एच इक्वल ये भी फॉर्मूला होता है। चलिए, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर आर इंटू टी। तो क्या क्या दिया है देखिए, ये हम लोग के पास एच दिया हुआ है कितना, 100, भी स्क्वायर तो निकालना है, ये इक्वल टू है इंटू टी 1 हो जाएगा, और आर कितना दिया है 4, 4 का ऐसे इंटू हो जाएगा तो 400, तो भी स्क्वायर इक्वल टू 400, तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, इसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो 20 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग निकाल सकते हैं, और इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग का 50 क्वेश्चन ये फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा गया था, अधिकतर मिलीमीटर से पूछा गया था। हालांकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग कमेंट करके कितना आप लोग का सही हो रहा है, आप लोग मिला के देख लीजिए कितना सही हो रहा है। ठीक है, अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसी कारण से जो है केवल फिजिक्स का एक पार्ट में हम लोग बना देते हैं, उसके बाद में जो है केमिस्ट्री और मैथ का भी बना देंगे। तो आप लोग मिला लीजिए कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा फिजिक्स में, उसके बाद मैथ का और केमिस्ट्री का जल्द ही आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और कमेंट कीजिए अगर किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो। चलिए, धन्यवाद।